मैं वर्तमान में उत्तर प्रदेश पुलिस में कांस्टेबल के पद पर कार्यरत हूँ। उत्तर प्रदेश पीसीएस 2016 का अभी परिणाम आया है, जिसमें मैं एसडीएम के पद पे चयनित हुआ हूँ और अपनी कांस्टेबल से लेकर एसडीएम तक के सफ़र को आपके सामने बताना चाहता हूँ, जिससे कि आपको कुछ लाभ मिले और आप भी मोटिवेट हुए। बताएं, हमारी पृष्ठभूमि इतनी इकोनॉमिकल कमज़ोर थी कि कभी कल मैं आज वो सोचता हूँ तो बहुत ही वो दिक्कत नहीं, यानी कि वो लगता है यार, मैं बताइए कि मैं उस गरीबी से निकल करके इतना संघर्ष करके यहाँ तक आ गया। तो कोई बंदा आ सकता है, बस उसके अंदर एक दृढ़ इच्छा होनी चाहिए। कभी कभार तो ऐसी सिचुएशन आती थी कि बरसात होता था तो बैठ करके बिताना पड़ता, कारण कि 2 रूम ऐसे थे कि एक रूम में एक तख्ता है, एक रूम में एक चारपाई थी। मेरे घर पे खेती के लिए ज़मीन भी नहीं है, तो थोड़ा बहुत पापा लेकर के खेती वगैरह करते थे, तो जाके आदमी घास भी लाता था। बकरी भी पाली गई थी घरों पे कि भाई कुछ पैसा मिल जाए। ये छोटे जगहों पे ये है ना, जहाँ बहुत ज़्यादा गरीबी है कि यार बकरी पालो, 2-4 बच्चा दे देगा तो उसको बेचेंगे, 1000, 2000, 4000 मिल जाएगा। ग्रेजुएशन मेरा 2008 में कंप्लीट हो, कारण कि सेकेंड ईयर में था तो मेरा छूट गया था, नौकरी करने लगा। उसके बाद सरकारी, एक गांव का बच्चा सरकारी नौकरी पा गया, इतना उत्साहित, घर परिवार माँ बाप सब कुछ। तो आकर के मैं भी फिर थाने पर नौकरी करता रहा, बड़े अधिकारियों को देखता रहा आदमी। तो विभाग में रह करके बड़े अधिकारी डिप्टी एसपी को देखता था, डिप्टी एसपी थाने पे आ रहे हैं तो एकदम से थाना का माहौल बदल जाता था। एसपी महोदय आ रहे हैं तो पूरा एकदम से साफ़ सफाई ले सब कुछ, एक सिपाही को चाहे पूरे ऑफिस में एक वो होता है अधिकारी आ रहे हैं, तो आदमी सोचता था यार ये कैसे बनते हैं लोग। कभी मेरे दिमाग में नहीं था कि आईएएस पीसीएस क्या परीक्षा होती है। भाई छुट्टी लेने में बहुत वो होता था कि लोग रोकते थे, यार मूड ठीक नहीं है एसओ साहब की मत जाओ, तो बड़े अधिकारी कहाँ की छुट्टी लेना है। तो बहुत, यानी कि एक विभाग में समझिए कि आदमी सही होते हुए भी कहीं कहीं बहुत डराया जाता है। ये हमको बहुत शुरू से ख़राब लगता था कि लोग रोक देते थे कि यार क्यों जाओगे, साहब का आज मूड ठीक नहीं। मैं भी पढ़ाई करना शुरू कर दिया। तो ये नहीं है कि मान लीजिए हर व्यक्ति का, हर घर जीवन तो है नहीं माँ बाप की, पेरेंट्स की आप बच्चे को भेज दें बड़े जगह पढ़ने के लिए। भाई उनके पास वो संसाधन नहीं है, पैसा नहीं है कि भेज पाएँ। तो बच्चों को निराश नहीं होना चाहिए कि मैं नहीं कर सकता, करना आपको है। हम कह रहे ठीक है पैसा नहीं मिल रहा है तो, लेकिन समय तो है आपको 24 घंटा, उसका तो उपयोग करो भाई। ये था कि ऑफिस छोड़ने के बाद अपने आप को ये नहीं मानता था कि मैं एक पुलिस में नौकरी करता हूँ या जॉब करता हूँ। बस एक मानता था कि मैं भी एक साधारण स्टूडेंट हूँ जो लड़के तैयारी कर रहे हैं यहाँ रह करके, उन्हीं की तरह हूँ। 11-12 घंटा तक ड्यूटी होती थी, उसके बाद रूम पे आ जाने के बाद वही था कि भाई अब कुछ करना तो है नहीं। रूम पे 7 बजे, 6:30 बजे, 7 बजे, 8 बजे जो भी आते थे समय के अनुसार वहाँ के काम को निपटाने के बाद आदमी आता था, तो उसके बाद से लग जाते थे कि वो चाय बनाए, फ्रेश हुए, उसके बाद बैठ जाता था आदमी 10, 11, 12 बजे तक पढ़ता था। तो यही था कि कभी कभार तो 2-3 बज जाते थे। तो युवाओं को मेरा एक ही संदेश है कि एक लक्ष्य निर्धारित करिए और उस पर आत्मविश्वास के साथ, दृढ़ता के साथ, एकदम से दृढ़ संकल्पित होकर लगे रहिए, आपको ज़रूर सफलता मिलेगी। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम श्याम बाबू है। मैं वर्तमान में उत्तर प्रदेश पुलिस में कांस्टेबल के पद पर कार्यरत हूँ। उत्तर प्रदेश पीसीएस 2016 का अभी परिणाम आया है, जिसमें मैं एसडीएम के पद पे चयनित हुआ हूँ और अपनी कांस्टेबल से लेकर एसडीएम तक के सफ़र को आपके सामने बताना चाहता हूँ, जिससे कि आपको कुछ लाभ मिले और आप भी मोटिवेट हुए। मैं मूलतः जनपद बलिया उत्तर प्रदेश का निवासी हूँ, ग्रामीण पर क्षेत्र से आता हूँ और मेरी प्रारंभिक शिक्षा गांव में ही हुआ और मैं 2003 में इंटरमीडिएट पास करने के बाद 2005 में उत्तर प्रदेश पुलिस में कांस्टेबल पे भर्ती हो गया। तब से मैं वर्तमान में पुलिस हेडक्वार्टर इलाहाबाद में कांस्टेबल के पद पे कार्यरत हूँ। मैं अपनी प्रारंभिक कहानी आपको बताना चाहता हूँ, कहाँ से उठा और आज एसडीएम बन गया। तो मेरी प्रारंभिक पढ़ाई या 8वीं तक की पढ़ाई मेरे गांव में ही प्राथमिक विद्यालय और उच्च प्राथमिक विद्यालय है, वहीं तक 8वीं तक की पढ़ाई हुई। उसके बाद 12th तक की पढ़ाई मेरी
गांव से 2-3 किलोमीटर की दूरी पे श्री सुदिष्ट बाबा इंटर कॉलेज है, वहाँ मैं 12th तक की पढ़ाई किया। और वहीं पर डिग्री कॉलेज भी है जहाँ मैं बीए सेकेंड ईयर में था 2005 में। उसी समय मैं उत्तर प्रदेश पुलिस में कांस्टेबल के पद पे भर्ती हो गया। मैं गांव पर ही बढ़ा और मेरे पिताजी एक किसान है और गांव में ही एक छोटी सी किराने की दुकान है जिसको चलाते हैं, आज भी चलाते हैं। और मैं 2 भाई हूँ, 5 बहनें हैं। मैं चौथे नंबर पे हूँ और मेरे भाई प्रेजेंट में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में इंस्पेक्टर के पद पे कार्यरत हैं। मेरी सभी बहनों की शादी हो गई है और यानी इतना इकोनॉमिकल बैकग्राउंड मेरा कमज़ोर था कि यहाँ तक कि 2-3 बहनों की तो 2 बहन तो एकदम प्रारंभिक शिक्षा से वंचित रही। एक बहन 8वीं तक पढ़ी है, 2 बहनें ग्रेजुएशन। मेरे जॉब में आने के बाद 2 बहनें ग्रेजुएशन तक की पढ़ाई कर ली। वो था कि भाई हम लोग पढ़ते थे तो वो लोगों को भी मोटिवेट किया। 2005 में मैं जॉब में आ गया तो भाई पढ़ाई को देखा नज़दीक से, तो उन लोगों को भी कहा कि भाई पढ़िए आप लोग। तो ग्रेजुएशन तक 2 बहनों की पढ़ाई है। और ये बड़े भाई भी, मेरी नौकरी तो 2005 में लग गई और भैया की जॉब 2011 में लगी। कारण कि वो भी गांव में रह कर के एक छोटी सी दुकान है तो वो चलाते थे। पिताजी सामान मैनेज करते थे, रात में शाम को वो भी चलाते थे। कभी कभार मैं भी आकर के बैठ जाता था, मैं भी चला लिया करता था दुकान। मैं तो ग्रेजुएशन मेरा 2008 में कंप्लीट हो, कारण कि सेकेंड ईयर में था तो मेरा छूट गया था, नौकरी करने लगा। उसके बाद सरकारी, एक गांव का बच्चा सरकारी नौकरी पा गया, इतना उत्साहित, घर परिवार माँ बाप सब कुछ, रिश्तेदार वगैरह सब कुछ। तो हम भी सब छोड़ दिया कि नौकरी पा गए, अब क्या ज़रूरत है। तो आकर के मैं भी फिर थाने पर नौकरी करता रहा, बड़े अधिकारियों को देखता रहा आदमी, तो उससे मोटिवेट हुआ। तो उसके बाद से मैं भी वो कि 3rd ईयर बचा था, उसके बाद मैं प्राइवेट से ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया। तो विभाग में रह करके बड़े अधिकारी डिप्टी एसपी को देखता था। डिप्टी एसपी थाने पे आ रहे हैं तो एकदम से थाना का माहौल बदल जाता था। एसपी महोदय आ रहे हैं तो पूरा एकदम से साफ़ सफाई ले सब कुछ, एक सिपाही को चाहे पूरे ऑफिस में एक वो होता है अधिकारी आ रहे हैं। तो आदमी सोचता था यार ये कैसे बनते हैं लोग। कभी मेरे दिमाग में नहीं था कि IAS PCS क्या परीक्षा होती है। तो वैसे मैं भी चलता रहा मेरा भी। तो उसके बाद से मैं भी फार्म भरना शुरू कर दिया कि ग्रेजुएशन कर लिया तो भैया का भी हो गया था उस बीच नौकरी, तो घर की भी थोड़ी सी टेंशन हो गई थी। आदमी माइंड रूप से क्लियर हो गया थी, चल भाई अब वो प्रेशर नहीं रहेगा कि कमा रहे हो तो पैसा दो, ये दो। कारण घर पे दुकान था तो पापा घर का सब मैनेज कर लेते थे और भैया को देना पड़ता था। तो वो भी जॉब में आ गए तो हमारे ऊपर दबाव नहीं था कि तुम पैसा दो ही, कि चाहे ये करो वो करो। तो उसके बाद से मैं भी पढ़ाई करना शुरू कर दिया। तो वहाँ से मैं मोटिवेट हुआ थानों की ड्यूटी पे ये चीज़ें माहौल देख करके। और कभी कल कुछ ऐसे हर इंसान के साथ होता है या आपके साथ कभी कोई ऐसी दुखद घटना हो, जैसे पुलिस में है आप 12 घंटा 14 घंटा 16 घंटा ड्यूटी। कभी कभार मैं मऊ डिस्ट्रिक्ट में पोस्ट रहा बहुत समय तक। तो मऊ में क्या है कि वहाँ त्यौहार वगैरह में बहुत कॉम्प्लिकेटेड ड्यूटी हो जाती है, यानी दिन रात कभी कभार 18-20 घंटे तक आपको लगातार जगना पड़ जाता है। तो वो चीज़ था। उसके बाद भी आदमी पढ़ाई से कभी जो भी टाइम मिल जाता है, मान लीजिए 2-4 दिन त्यौहार के सीजन में आदमी पढ़ाई नहीं कर पाता था, लेकिन बाकी दिन में ये था कि नॉर्मली 10 या 12 घंटे ड्यूटी रहती थी तो उसमें आकर के आदमी पढ़ाई कर लेता था। तो मुख्यतः उस समय था कि कोई भी वनडे एग्ज़ाम निकल जाए तो चलो भाई कम से कम पुलिस की नौकरी, सिपाही की इतने घंटे ड्यूटी बहुत टफ है। हम अपने आप को वहाँ पे अच्छा महसूस नहीं कर पा रहा था, कारण कि पुलिस का माहौल ही ऐसा होता है कि भाई जो गलत है उसके साथ गलत करो। मैं गलत नहीं कर पाता था तो थोड़ा समय हमको दूसरे टाइप का लगता था। हम कहे कि वहाँ से निकल जाए बाहर। तो ये था कि तो वनडे एग्ज़ाम आदमी देने लगा। फिर धीरे धीरे तो वनडे देता रहा तो कहीं सफलता नहीं मिल पाती थी। उसी बीच में PCS का भी देता रहा। तो बीच में कुछ मित्रों ने बताया कि भाई इलाहाबाद चले जाओ, कारण कि प्री मेरा निकल जाता था PCS में। तो उसके बाद मैं 2014 दिसंबर में चला आया इलाहाबाद। तो यहाँ आया तो माहौल मिला, सामग्री मिली, तो अंततः 2016 PCS में मेरा चयन हो गया। और ये गांव में आज भी वो बच्चे हैं वंचित हैं जो कि भाई शिक्षा से हमेशा की हर जगह, कारण कि वहाँ आज पहले की अपेक्षा आज संसाधन हर जगह अवेलेबल है। ऐसा इंटरनेट का ज़माना आ गया है,
मोबाइल के माध्यम से, चाहे संसार हम लोगों के समय नहीं था, वहाँ था कि बस वहाँ के मार्केट में छोटी किताबें उपलब्ध हो पाती थी कि भाई वनडे के एग्ज़ाम के उद्देश्य से, जैसे बैंक का हुआ, एसएससी का हुआ और पुलिस मिलिट्री सिपाही वगैरह के लिए उपलब्ध हो पाता था। लेकिन आज सब जगह सब कुछ उपलब्ध है। तो ये नहीं है कि मान लीजिए हर व्यक्ति का, हर घर जीवन तो है नहीं माँ बाप की, पेरेंट्स की आप बच्चे को भेज दें बड़े जगह पढ़ने के लिए, भाई उनके पास वो संसाधन नहीं है, पैसा नहीं है कि भेज पाएँ। तो बच्चों को निराश नहीं होना चाहिए कि मैं नहीं कर सकता, करना आपको है। हम कह रहे हैं ठीक है पैसा नहीं मिल रहा है तो, लेकिन समय तो है आपको 24 घंटा, उसका तो उपयोग करो भाई। कारण कि वहाँ भी जाओगे तो उसी समय का उपयोग करना है और यहाँ भी उसी समय का उपयोग करना है। ठीक है, किसी समय जिसके पास है तो कर रहे हैं, लेकिन आपके पास समय तो है। ठीक है, संसाधन मिल सकता है जो आज से 15 साल पहले नहीं मिलता था, अब आज मिल जाएगा आपको। वो किताबें आज देहात मिल जाएगी, कुछ लोग बताने वाले मिल गए। हम लोग जब थे तो पीसीएस, हम तो बताएं अपने बारे में कि मैं पीसीएस आईएएस के बारे में कभी सोचा ही नहीं था कि होता क्या। तो ऐसे मित्रों ने वनडे भरता था तो यार पीसीएस का फार्म निकला है, भर दो। तो हम भी भरे, 1-2 बार भरे, कुछ नहीं, एकदम से 150 क्वेश्चन का जो पेपर होता था, कभी 50 से 60 क्वेश्चन सही हो पाता था। तो कभी कभार हिम्मत कभी टूटा नहीं, ये लगता था कि यार मैं कर सकता हूँ। तो आदमी बढ़ाता गया, तो फिर प्री निकलता गया, मेंस देता गया, आदमी लगातार मेंस देता था तो निकलता नहीं था, मेंस भी क्लियर नहीं हो पाता था। तो मैं वही, कभी इंटरव्यू देने का अवसर नहीं मिला था। तो वही इलाहाबाद में जब से चला आया तो यहाँ बहुत ये मुझे अपनी कमी महसूस हुई, यार मैं तो बस प्री तक सीमित था, मेरी तैयारी ही प्री तक थी। तो जब यहाँ कुछ मित्रों का सहयोग मिला और यहाँ कटरा है इलाहाबाद में, तो वहाँ हर चीज़, हर तरीके की किताब आपको उपलब्ध है। तो आए तो यहाँ अपना बेस मजबूत करने का प्रयास किया, एनसीईआरटी की बुक लिए और भी अच्छे राइटर्स, कुछ नोट्स मिल गए और कुछ मित्र मिल गए, वो बताते गए कि यार ऐसे पढ़ेंगे, ये चीज़ कमियाँ हैं। और लेखन शैली सबसे बड़ी चीज़ थी, तो उस चीज़ को मैं सुधारा और सफलता मिला। सभी ये बताएं, हमारी पृष्ठभूमि इतनी इकोनॉमिकल कमज़ोर थी कि कभी कल मैं आज वो सोचता हूँ तो बहुत ही वो दिक्कत नहीं, यानी कि वो लगता है यार, मैं बताइए कि मैं उस गरीबी से निकल करके, उस इतना संघर्ष करके यहाँ तक आ गया। तो कोई बंदा आ सकता है, बस उसके अंदर एक दृढ़ इच्छा होनी चाहिए कि बस जो ठान ले कि करना है तो कर सकता है। मेरी यहाँ तक बताया कि जब हम लोग आज तो बहनों की शादी हो गई, मेरे नौकरी में आने के 3-4 साल बाद तो घर थोड़ा पापा बनवा दिए, नहीं तो पहले था 2 छोटी रूम थी, तो उसी में 5 बहनें, 2 भाई और मम्मी पापा सब रहा करते थे। कभी कभार तो ऐसी सिचुएशन आती थी कि बरसात होता था तो बैठ करके बिताना पड़ता, कारण कि 2 रूम ऐसे थे कि एक रूम में एक तख्ता है, एक रूम में एक चारपाई थी, तो उस पर 2 आदमी सो जाए, ऊपर 2 आदमी दोनों पे सो जाए, तो रात और लोग नीचे बिछा करके सो जाया करते थे। तो कभी बरसात होती थी तो सब आदमी को कुछ जगना भी पड़ जाता था। ऐसी बहुत फेस किया है। अब यहाँ तक कि आदमी मवेशी घर पर थी तो जाओ चारा वारा लेते आओ, तो चारा के लिए भी आदमी जाता था। मेरे घर पे खेती के लिए ज़मीन भी नहीं है, तो थोड़ा बहुत पापा लेकर के खेती वगैरह करते थे, तो जाके आदमी घास भी लाता था। बकरी भी पाली गई थी घरों पे कि भाई कुछ पैसा मिल जाए। ये छोटे जगहों पे है ना, जहाँ बहुत ज़्यादा गरीबी है कि यार बकरी पालो, 2-4 बच्चा दे देगा तो उसको बेचेंगे, 1000, 2000, 4000 मिल जाएगा। तो ऐसी सब परिस्थितियाँ आदमी उससे निकल के आया है। तो कभी कल वो चीज़ लगता है तो ये भाई कि सबसे बड़ी चीज़ है मेहनत आप करेंगे तो आपको ज़रूर सफलता मिलेगी। तो वो था, दुकान थी घर पे। तो मैं हाई स्कूल में, मुझे याद है हाई स्कूल में पढ़ते थे, हाई स्कूल से ही थोड़ा बहुत साइकिल चलाना मैं 8वीं के बाद सीखा साइकिल चलाना। तो हाई स्कूल में पढ़ते थे तो उस समय जब दुकान पे ज़्यादा राशन लाता था, मार्केट 3 किलोमीटर दूर है, 4 किलोमीटर, तो पापा ले चलते थे, चलो भाई 2-3 बोरा वो चावल दाल, ये आलू आटा वगैरह लाना है राशन के लिए दुकान पे बेचने के लिए। तो ये होता था कि पापा वो गाड़ी नहीं करते, कहते कि तुम भी चलो साइकिल ले करके, दोनों आदमी थोड़ा 1-1 कुंटल 1.5 कुंटल ला देंगे, तो वहाँ 50-100 रुपया बच जाएगा, कुछ अच्छा साग सब्जी बन जाएगी घर में। तो उस समय भी बहुत वो रहता था कि इतनी कम उम्र में 1-1.5 कुंटल आदमी लाद कर लाता था। तो कभी कभार तो रुआई आ जाती थी रास्ते में आते आते। तो फिर भी था भाई कि कभी कभी ये सोचते थे कि आखिर हमारे घर की स्थिति इतनी कमज़ोर है तभी तो पापा कर रहे हैं, हम कुछ मारने के लिए थोड़ी ना कर रहे हैं। तो
वही था, लेकिन ये हार्ड वर्क मैं अपने पापा से सीखा। पढ़े लिखे तो नहीं थे, पढ़ाई के बारे में जानकारी नहीं था, लेकिन हमेशा ये कहते थे कि बस पढ़ो तुम लोग, पढ़ोगे कुछ तुम लोग बन सकते हो, बिना पढ़े नहीं बन सकते। लोगों ने बताया था, रिश्तेदारों ने, मामा बताते थे पापा को हमेशा कि बस इन लोगों को पढ़ाते रहिए आप। तो वो यही था कि उनको कि पढ़ो भाई, आप लोग पढ़ोगे, जो कहोगे सो कर देंगे। आपको बताएं एक्चुअली कि मेरे घर में 2009 में आकर के टीवी और रेडियो वगैरह, एक छोटी रेडियो हुआ करती थी इतनी छोटी, तो मेरे घर में तो टीवी 2009 के बाद खरीदी गई, तो टीवी तक नहीं था घर में कि आदमी टीवी वगैरह भी देख पाए, कारण कि कुछ नहीं था एकदम से। अब क्या कहें, उतना नहीं कह पाएंगे। तो उस स्थिति से आदमी निकल के आया है। तो जो भी बंदा है कि ये अपने कुछ बच्चे, मैं आज भी देखता हूँ कुछ लड़के घर के लोगों को दोष देते हैं कि पापा भेज नहीं रहे हैं, हमारे घर वाले साथ नहीं, कुछ नहीं यार, उनको नहीं है उपलब्ध आपको दिल्ली भेजने के लिए, तो आप उनको दोष क्यों दे रहे हो? आपको, आपके अंदर क्षमता है, अपनी क्षमता को पहचानो ना। आपको 24 घंटा ईश्वर दे रहा है ना, सबको दे रहा है, जो बहुत धनी घर का बच्चा है उसको भी और आपको भी। उस 24 घंटे का उपयोग करिए आप, समझ रहे हैं? तो 24 घंटा का उपयोग करेंगे तो आप भी सफल हो सकते हैं। मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, आज भी कितने जॉब में हैं लोग, तो उनके बीच में एक ये भ्रम की स्थिति रहती है कि जॉब में रहते हुए तैयारी नहीं की जा सकती। तो ऐसा नहीं है, कारण कि मैक्सिमम कोई भी जॉब हो, आपको 24 घंटा लगातार आपको खड़ा नहीं कराया जा सकता। बहुत विशेष परिस्थितियों में, मैं जिस जॉब से आता हूँ वहाँ तो है, कभी कभार, वो भी हमेशा नहीं है कि आपको 24 घंटा हमेशा खड़ा कराया जाता हो। कभी कभार कोई बहुत ही वैसी स्थिति आ जाती है, कानून व्यवस्था की, सुरक्षा की ड्यूटी आ जाती है, तो वैसी स्थिति आती है। लेकिन जॉब के साथ साथ तैयारी करने के लिए सबसे बड़ी चीज़ है आपको रणनीति बनानी पड़ेगी, कारण कि सबसे बड़ी चीज़ है वहाँ टाइम मैनेजमेंट। तो आपको समय का ध्यान रखना होगा। मान लीजिए आप ऑफिस जा रहे हैं 9:30-10 बजे, शाम को 5 या 6 बजे आप ऑफिस से आ जा रहे हैं, उसके बाद से लेकर के सुबह तक का टाइम, जो उसमें आपको एक सिस्टम के अनुसार बनाना पड़ेगा कि आप उस टाइम को कैसे उपयोग करें। कारण अमूमन 5 या 6 घंटा पर्याप्त है सोने के लिए, उसके अतिरिक्त जो भी आपको टाइम मिल रही है उसका एक व्यवस्थित ढंग से उसको मैनेज कर लें तो बेहतर रहता है। तो मैं अपने बारे में बता दूं कि मैं क्या करता था। जैसे मेरा जॉब है 9:30 बजे से लेकर के 6 बजे तक, कभी कभार 7, 7:30 भी बज जाता है, तो 9 बजे निकल जाना होता था। जब यहाँ मैं इलाहाबाद आया, उससे पहले थाना पर भी ड्यूटी किया और भी ऑफिस में थे, मऊ में थे, तो कॉन्फिडेंशियल ऑफिस में था बहुत दिन तक मैं, गोपनीय कार्यालय में। तो वहाँ था कि सुबह 10 बजे से लगाकर रात में 10, 11, 12 भी बज जाता था कभी कभार। तो उसके बाद का टाइम, कारण कि वही दिक्कत होती थी, मुझे जनपद में था, थानों पे था, तो समय नहीं मिल पाता था। प्री तो निकाल ले पाता था, लेकिन मेंस क्लियर नहीं हो पाती थी, हर बार यही समस्या से मैं जूझ रहा था। तो उसके बाद मैं इलाहाबाद आ गया, तो वहाँ संसाधन भी, सामग्री नहीं मिल पाता था, और यहाँ आया तो मुझे मिल गया। इलाहाबाद में आने के बाद मैं मेंस के लिए वहाँ लेखन शैली नहीं कर पाता था। मैं ये जानता था कि रट के जाओ और लिख करके चले जाओ, और वही चीज़ मैं बार बार करता था, बार बार फेल हो जाता था। तो इलाहाबाद आया तो शुरू में तो कई कोचिंग में घूमा, मैं नया नया आया था, तो एक जुनून था कि चलो कोचिंग कर लिया जाएगा कि शायद वो कमियां है जो कोचिंग से पूरी हो सकती। कई कोचिंग में गया, लेकिन सबसे बड़ी चीज़ बाधा आ जा रही थी मेरे पास। क्या होता है कि समय की, 9 बजे ऑफिस जाना होता था, 6-7 बजे आना होता था। उसके पहले कोई कोचिंग नहीं थी जो सिविल के लिए तैयारी के वो कोचिंग चला रहा हो, और 7 बजे के बाद कोई कोचिंग नहीं थी जो 7 बजे के बाद क्लास शुरू करता हो। तो ये चीज़ें इलाहाबाद में दिक्कत थी। घूमा तो सब जगह था, टाइम भी पूछा, कहीं नहीं मिल पाया। तो अब ये हुआ कि कुछ मित्र मिल गए, उसी में मेरे अच्छे दोस्त मिल गए जो हर स्टेप में मुझे सहायता किए। तो बताए कि ऐसे ऐसे ये चीज़ें पढ़िए तो हो सकता है। तो सबसे बड़ी चीज़ जॉब के साथ वाले अपनी बारे में बता दूं, 2005 में मैं भर्ती हुआ। उसके बाद ट्रेनिंग 1 साल लगभग किया, 2006 में आया, थानों पे ड्यूटी करता रहा। तो ये होता था, गांव से आया हूँ तो एक दिन मैं भी मस्त था कि 2-3 साल 4 साल तो ऐसे निकल गया कि भाई सरकारी नौकरी पा गए, अब क्या पूछना है, बहुत सब बढ़िया है। लेकिन धीरे धीरे देखता गया कि भाई, कारण कि एकदम गाँव से निकल के आया था, तो यहाँ वहाँ तो सरकारी नौकरी तक बहुत थी। यहाँ अगर के देखा, पद के अनुसार देखा, थाने में हेड कांस्टेबल हैं, सभी सब इंस्पेक्टर हैं, SHO हैं, उनकी एक रुतबा की, उनके यहाँ जाना,
उनसे भाई छुट्टी लेने में बहुत वो होता था कि लोग रोकते थे, यार मूड ठीक नहीं है, एसओ साहब कि मत जाओ। तो बड़े अधिकारी कहाँ की छुट्टी लेना है, तो बहुत यानी कि एक विभाग में समझिए कि आदमी सही होते हुए भी कहीं कहीं बहुत डराया जाता है। ये हमको बहुत शुरू से ख़राब लगता था कि लोग रोक देते थे कि यार क्यों जाओगे, साहब का आज मूड ठीक नहीं है। आपकी लाख समस्या रहे, आपके घर में कोई बड़ी घटना घट जाए, लेकिन लोग ऐसे रोक देते थे कि यार क्यों जाओगे, साहब का मूड ठीक नहीं है, जाओगे डांट देंगे, ये करेंगे, वो छुट्टी नहीं है। कभी कभार ऐसी होती थी 3-3 दिन उनके सामने जाना पड़ता था छुट्टी के लिए। ये चीज़ बहुत बहुत गलत चीज़ है। मान लीजिए अगले कर्मचारी के बारे में पूछ लीजिए, कोई भी अधिकारी हो, ठीक नहीं होता है। हर आदमी की समस्याएँ होती है, अलग अलग तरीक़ा के होते हैं, तो पूछ लेना चाहिए, तो हो जाता था। फिर भी वो चीज़ें हम देखते आए 2008-9 तक। 8 में तो ग्रेजुएशन कर लिया, तो उसके बाद भैया भी हमारे पटना पढ़ रहे थे, तो उनसे भी थोड़ा बहुत तो वो प्रभावित हुआ कि भाई ये भी बैंक एग्ज़ाम निकाल रहे हैं, रेलवे का निकाल रहे हैं। तो जब छुट्टी पे दोनों भाई पहुंचते थे किसी त्यौहार पे, वो पटना से आते थे और मैं इधर से जाता था, तो मिलते थे तो उनकी किताबें कुछ देखा करता था। तो मुझे भी हुआ कि कुछ पढ़ा जाए, तो उस समय शुरू में मासिक पत्रिका लेता था, वो क्या कहा जाए, प्रतियोगिता दर्पण वगैरह। तो उसमें जो टॉप किए रहते हैं, जो चयनित अभ्यर्थियों का उसमें इंटरव्यू छपा रहता था, उसमें पढ़ता था, तो बहुत वो होता प्रभावित होता था। उनकी बुकों का नाम लिखा रहता था कि ये इस सब्जेक्ट का बुक पढ़े, ऐसे ऐसे पढ़े, तो सिलेक्शन पा गए। तो मैं भी बस ड्यूटी करने के बाद वो होता था कि आने के बाद जब 2009 के बाद मैं ऑफिस पकड़ लिया, थाना की ड्यूटी छोड़ दिया। अब ये सोच लिया कि अब सिपाही की नौकरी छोड़िए, कोई दूसरी जॉब पा जाए कि एक ऑफिशियल जॉब कोई भी मिल जाए, बैंक एसएससी या और भी छोटी जॉब कोई भी मिल जाए। तो मैं तैयारी करने लगा, लगातार परीक्षा देता था। उसी समय 2010 के आसपास से ही, 10 से ही संभवतः मैं पीसीएस का भी फार्म डालना शुरू कर दिया। शुरू में तो एकदम से फेल हो जाता था और भी कोई परीक्षा नहीं निकलती थी। उसके बाद से पीसीएस का प्री निकलने लगा और किसी परीक्षा में मुझे नहीं मिला कहीं भी सिलेक्शन, तो दूर परीक्षा भी पास नहीं कर पाता था। कारण कि सबसे बड़ी समस्या थी समय का, समय नहीं मिल पाता था और संसाधन भी बहुत बड़ी दिक्कत थी, तो संसाधन भी नहीं मिल पाता था। तो उसके बाद से पीसीएस का निकलने लगा, तो इसका मेंस देता था तो दिक्कत होती थी। तो उसके बाद से इलाहाबाद चला आया। तो उसके बाद ये था कि 12 घंटा, लगभग 9, 10, 11, 12 घंटा तक ड्यूटी होती थी। उसके बाद रूम पे आ जाने के बाद वही था कि भाई अब कुछ करना तो है नहीं। तो रूम पे 7 बजे, 6:30 बजे, 7 बजे, 8 बजे जो भी आते थे समय के अनुसार, वहाँ के काम को निपटाने के बाद आदमी आता था। तो उसके बाद से लग जाते थे कि वो चाय बनाए, फ्रेश हुए, उसके बाद बैठ जाता था आदमी। 10, 11, 12 बजे तक पड़ता था। उसके बाद वो हुआ कि खाना बना लो कुछ, तो आदमी जो भी रोटी सब्जी थोड़ा सा बना के 2 रोटी 4 रोटी खा के फिर आदमी फिर 2 घंटा 3 घंटा पढ़ाई कर लेता। 2 या 3 बज जाता था। तो 2-3 बजे के आसपास, कारण कि मैं जब से इलाहाबाद आया लॉज में रहा, जहाँ स्टूडेंट रहते हैं, जहाँ मात्र तैयारी करने वाले बच्चे रहते हैं, उनके बीच में रहा। कभी ये नहीं अपने आप को फील किया कि मैं गवर्नमेंट जॉब में हूँ, तो मैं कहीं अच्छे जगह सुख सुविधा के साथ रहूँ, इतना सैलरी पा, तो ऐसा कभी नहीं है। ये था कि ऑफिस छोड़ने के बाद अपने आप को ये नहीं मानता था कि मैं एक पुलिस में नौकरी करता हूँ या जॉब करता हूँ। बस ये मानता था कि मैं भी एक साधारण स्टूडेंट हूँ, जो लड़के तैयारी कर रहे हैं यहाँ रह करके उन्हीं की तरह हूँ। तो यही था कि कभी कभार तो 2-3 बज जाते थे। तो उस लॉज में कुछ बच्चे ऐसे भी रहते थे जो जल्दी सो जाते थे, 11-12 बजे के आसपास। उन लोगों को बता देता कि भाई थोड़ा जल्दी आप उठना, तो मुझे भी जगा देना। तो सब भी 7-8 बजे तक जगा देते थे, जिस दिन लेट तक मैं जगता था। तो यही चलता था। जब परीक्षा नज़दीक थी तो उस समय और भी ज़्यादा समय देने की ज़रूरत है। कभी कभार 4-5 बज जाता था। तो वही था कि किसी को न किसी को बता देते। तो वो सब जानते थे कि भैया अभी तक आज 8 बज गया, सो रहे हैं, तो इससे ऑफिस कब जाएंगे। तो जगा देते थे कि भैया उठिए। तो हम भी जग के उसके बाद ऑफिस 9, साढ़े 9 बजे तक पहुंच जाते थे। तो ऑफिस में काम करता था आदमी, तो वहाँ भी लंच टाइम में कुछ टाइम मिल जाता था। तो वहाँ ये था कि विस्तृत आदमी मेंस के लिए तो नहीं पढ़ पाता था, लेकिन ये था कि आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की तैयारी हो जाती थी। कोई ना कोई बुक लेकर चला जाता था। तो वहाँ था कि प्री के पर्पस से, जो भी कारण है कि पीसीएस में प्री और मेंस दोनों में जीएस का ऑब्जेक्टिव पेपर होता है, तो वो तैयारी हो जाती थी। वहाँ कुछ चीज़ें ये पहले से वो डिसाइड कर लेता था कि आज हिस्ट्री पढ़ना है, ज्योग्राफी पढ़ना है, इतना चैप्टर यहाँ से यहाँ तक पढ़ना है। तो 1 घंटा 1.5 घंटा ऑफिस में मिल जाता था कभी कभार। तो उसी में साइड में कहीं हट करके जाके साइड में कहीं कोने में बैठ जाया करता था, जहाँ कोई डिस्टर्बेंस ना हो।
तो वहाँ जा कर के आदमी पढ़ाई कर लेता था थोड़ा बहुत। तो यही चलता था। ये नहीं है कि आप नौकरी में हो तो आप नहीं कर, सबसे बड़ी चीज़ आपके अंदर कुछ करने की है कि नहीं, वो जोश होनी चाहिए, बस वो जोश है तो कर सकते हैं। अब कोई भी हो, लोग कहते हैं नौकरी के साथ नहीं, हम कह रहे हैं नौकरी आप 18 घंटा नहीं दे रहे भाई। प्राइवेट सेक्टर के लोग तो दे सकते हैं, कोई बिजनेसमैन है तो वो दे सकता है 18 घंटा, उसके कारण कि अपने आप के अपने बिजनेस को उसको बढ़ाना है तो दे सकता है। लेकिन गवर्नमेंट जॉब में है तो 8 घंटा 10 घंटा 12 घंटा जॉब होता है मैक्सिमम। विशेष परिस्थितियों में बढ़ जाता है, अलग चीज़ है, वो हमेशा नहीं आता है। तो 8 घंटा मैक्सिमम गवर्नमेंट जॉब, फोर्स छोड़ दीजिए तो मुझे आशा है कि मैक्सिमम गवर्नमेंट ऑफिस में 8 घंटा 9 घंटा की ड्यूटी हो। तो उसके बाद आप आइए तो उस समय का प्रयोग करिए, कारण कि आप 1 घंटा, मैं तो यहाँ रहता था तो आधा घंटा 1 घंटा लगता था खाना वगैरह बनाने में, खाने में। उसके बाद मैं 5 घंटा अगर सो भी लूँ तो मेरे पास 5 या 6 घंटा बच रहा है, तो मैं उसका गलत जगह उपयोग कर सकता हूँ, सही उपयोग नहीं कर सकता। तो क्यों ना मैं पढ़ाई के लिए उपयोग करूँ। ठीक है, मैं कुछ पाऊँ या ना पाऊँ अलग चीज़ है, लेकिन ज्ञान की तो वृद्धि होगी। आने वाले बच्चों के को कुछ बता सकता हूँ, किसी को मार्गदर्शन कर सकता हूँ कि भाई आप पढ़ाई कर सकते हो। तो यही है कि आप नौकरी के साथ साथ चाहें तो पढ़ सकते हैं। सबसे बड़ी चीज़ है उसके पीछे एक ही चीज़ है, आप दृढ़ संकल्प, एक टारगेट बनाइए। ये नहीं कि अलग अलग डायमेंशन में इधर भी ये भी चीज़ वो भी चीज़ सब कर लें, तो एक साथ नहीं। कोई एक टारगेट बनाइए, उसको अचीव करने का हमेशा प्रयास करिए। और छोटे छोटे, कारण कि आप बड़े एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो सब कुछ एकाएक नहीं होगा। कि अगर आपके पास बड़ा गोल है तो उसको छोटे छोटे टुकड़े में बांट लीजिए कि मुझे ये पढ़ना है तो आज इतना घंटा ये पढ़ना है, ये पढ़ना है। ऐसे छोटे छोटे टुकड़े में जिस दिन आप डिवाइड कर लेंगे, उसके बाद से वो धीरे धीरे आपके अनुसार होता जाएगा। आप उसके लिए आश्वस्त हो जाएंगे तो परीक्षाएं निकलने लगेंगी। लेकिन ये है कि दृढ़ संकल्प होना बहुत ज़रूरी है। तो कोई भी परीक्षा है कि आपके अंदर वो चीज़ होनी चाहिए कि भाई कि करना है तो करना है, नहीं करना तो नहीं करना। बिना मतलब के टाइम बेकार करने से अच्छा कुछ दूसरा काम कर लें। तो जिसके लिए लगिए तो दिल से लगिए। अगर लक्ष्य बना लिए कि मुझे पीसीएस बनना है तो बस उसके हर एक एंगल पर फोकस करिए कि मुझे प्री के लिए क्या पढ़ना है, मेंस के लिए क्या पढ़ना है, कितना घंटा मैं समय दे सकता हूँ। ठीक है, जो बच्चे 24 घंटा फ्री हैं उनके अनुसार तो मुझे टाइम नौकरी वालों को तो नहीं मिल सकती। तो लेकिन जो टाइम आपको मिल रहा है उसका प्रयोग करिए। अगर आप ईमानदारी से, मेरा जहाँ तक अनुभव रहा, मुझे तो बहुत साल लग गया, कारण कि बहुत नीचे से उठा तो कुछ नहीं, जो जीरो जानता था तो यहाँ तक पहुँचने में बहुत टाइम लग गया। लेकिन ये है कि आप समय का उपयोग कर रहे हैं। तो मेरे हिसाब से अगर रेगुलरिटी आपके अंदर है तो 5 घंटा 6 घंटा अगर जॉब में है तो 4 5 6 घंटा, इनमें से कोई भी एक। लेकिन ये है कि ये रेगुलर मिले, इस पर रेगुलर आप ध्यान दीजिए, रेगुलर इस पर फोकस करिए, इतना दीजिए। उसके बाद से हर एक चीज़ को फोकस करिए, इस तो एग्ज़ाम ये क्लियर हो सकता है, ऐसा नहीं है कि नहीं होगा। सबसे बड़ी चीज़ है, फेल होने के बाद बहुत से बच्चे निराश हो जाते हैं। मैं भी, मुझे आशा है, मेरा तो ये पहला इंटरव्यू ही था, मेंस तो दिया था, इंटरव्यू मेरा पहला था, तो इसमें मैं सिलेक्शन ही पा गया एसडीएम के पद पे। तो कुछ ऐसे भी स्टूडेंट हैं जो कि फेल होते हैं, निराश हो जाते हैं। निराश मत होइए, आप उसके पीछे की देखिए। मान लीजिए आप प्री फेल हुए हैं तो आप कितना क्वेश्चन किए और कितना मेरिट गया, आप कहाँ फेल हुए और किस टाइप के क्वेश्चन आपसे गलती हुई, सबसे बड़ी चीज़ है। उन पे हमेशा फोकस करिए। मेंस लिखे, वहाँ आपको कहाँ दिक्कत महसूस हुआ कि हाँ मेरा नंबर कम आया, तो हमेशा उनके पीछे भागने का प्रयास करिए कि जो अपनी कमियां हैं उसको पकड़िए, ना कि फेल हो के निराश होने से कुछ मिलने वाला नहीं। अब वहाँ निराश ही आपको हाथ लगेगी और कुछ नहीं लग सकता। जो भी आप हर परीक्षा में फेल होइए, उससे कुछ नया सीखने का प्रयास करिए। हमेशा फेल भाई बार बार तो नहीं हो सकता, कुछ नहीं पढ़ेंगे तो फेल तो होंगे ही होंगे। तो ये है कि जब भी आप असफलता मिल रही है तो अगर उसके पीछे की जो भी कमी है, अगर उसको पाटने का प्रयास कर रहे हैं तो एक दिन सफल ज़रूर हो सकते हैं आप, मुझे पूरा विश्वास है। और रही जॉब की बात, तो पुलिस जैसे जॉब में बहुत सी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। अब बहुत से, हमको तो सबसे ज़्यादा मोटिवेट मेरा विभाग ही किया। कभी कभार तो इतना ताना मिलता था कि बता नहीं सकता, तो कभी कभी जिद हो जाती थी ना यार कुछ अलग ही किया जाए तभी हो सकता है। यानी कि पुलिस विभाग ऐसा है, जब हम लोग भर्ती हुए थे तो बहुत से पुराने लोग थे, यार तुम लोग तो घूस दे करके भर्ती हो गए,
यानी ऐसे ऐसे ताने मारते थे लोग कि यार तुम लोग पता ना कैसे भर्ती होगे तुम लोग के समय। कारण कि हम लोग जब भर्ती हुए थे 2005-6 में उत्तर प्रदेश पुलिस में हुई थी, 20-22 हज़ार कांस्टेबल की भर्ती हुई थी। तो नेक्स्ट गवर्नमेंट आई थी तो उसमें लगभग 18,000 के आसपास कांस्टेबल बर्खास्त कर दिए गए थे। तो उसके बाद से बहुत से लोगों को ताना सुनना पड़ता था। उसमें तो मैं बर्खास्त नहीं हो पाया था, बच गया था। तो उसमें उसके बाद से एक आम चर्चा हो गई थी, यार तुम लोग तो घूस दे करके भर्ती हो, तुम लोगों के अंदर क्या ज्ञान है, कुछ नहीं है। तो ये सब सुनने को मिलता था, तो बड़ी अंदर से दुख होता था कि यार हमारे अंदर तो सब योग्यता है, मैं तो ऐसे अपने फिजिकल और रिटन परीक्षा के बदौलत में इस नौकरी को पाया हूँ। तो ये दुख होता था कि तब कुछ किया जाए। तो यही था कि पढ़ाई करते थे। यहाँ आपको बता दें कि मैं बैरक में रहता, पुलिस थानों में बैरक होती हैं कांस्टेबल यानी कर्मचारियों के रहने के लिए। तो कभी कभार मैं इन सब परीक्षाओं की किताबें उगाड़ कर पलट के देखता रहता था। तो कुछ लोग टोक देते थे, पुराने लोग, कि क्या पढ़ रहे हो, तो IAS PCS बनोगे का? नहीं, तो झूठ बोलना पड़ता था, नहीं सर BA का परीक्षा देना है। तो वो लोग नॉर्मली लेते थे BA MA के नाम पे। तो उसी में था कि अपना चारपाई रहती थी तो उसमें वो मच्छरदानी तना रहता था, उसके अंदर आदमी लाइट जला के पढ़ लेता था, छुपा करके, कोई हमको ताना ना मारे, कुछ उल्टा ना बोल दे। तो ये होता था कि हमेशा झूठ बोलते थे कि यार तुम हमेशा देखता हूँ पढ़ते रहते हो, परीक्षा तो मार्च अप्रैल में होती है ग्रेजुएशन की, PG की, और तुम पढ़ रहे हो क्या कहा जाता है जुलाई अगस्त में, क्या मतलब है? तो झूठ बोलते थे, नहीं ऐसे पढ़ते रहते हैं, आखिर समय का उपयोग कहाँ करें, 10 घंटा ड्यूटी करके आए, जग रहा हूँ तो पढ़ ले रहा हूँ, फालतू घूम सकता हूँ तो घूमता नहीं था। तो वही करता था आदमी। तो बहुत चीज़ सुनने को मिलता। अब बहुत जगह अधिकारियों से प्रभावित हो, किसी पर्टिकुलर एक व्यक्ति से तो प्रभावित नहीं हुआ, कहीं झूठ नहीं बोलूँगा, लेकिन ये था कि देखता गया तो आदमी ये था कि उसी से मुझे तो सबसे ज़्यादा प्रभावित किया कि कुछ जिद ने कहा कि नहीं यार कुछ बन के दिखाया जाए। बहुत लोगों का उल्टा सीधा कमेंट सुनने को मिलता है, यहाँ तक कि अभी तक शादी नहीं कर पाया तो गांव में भी बहुत लोग गलत चीज़ उसको लेते थे, यार पता नहीं ये लोग दहेज के लिए शादी नहीं कर रहा है। तो कोई कहते थे कि उधर गलत रिलेशन होगा, तरह तरह के लोगों के कमेंट्स हुआ करते, तो बहुत निराश हो जाता था आदमी, पढ़ाई को लेकर के नहीं, लोगों के ताना सुन करके निराश हो जाता था। तो वो सब भी हमेशा जिद एक बन जाती थी कि नहीं, तब भाई इन लोगों को कुछ तो मुंह से हम लड़ सकते हैं ना, उनको संतुष्ट नहीं कर सकते। तो इसको प्रूफ करने के लिए मुझे कुछ दिखाना पड़ेगा कि आखिर ये बंदा रुका किस लिए इतने दिन से। तो बस आता था तो टोटल जितने गुस्सा थी तो बस भाई किताब पे उतारो और कहाँ जा सकते हो। तो वही था कि आते ही भीड़ जाता था आदमी की, दिन रात उसी में। कभी कभार छुट्टी रहती थी तो ऑफिस नहीं जाना रहता था तो आदमी उस समय 16-18 घंटा तक उपयोग कर जाता था। मेरे यहाँ तो मान लीजिए पुलिस की जॉब में हमेशा सप्ताह भर ड्यूटी रहती है, मैक्सिमम गवर्नमेंट जॉब में है कि संडे को छुट्टी रहती है। सेंट्रल गवर्नमेंट के कर्मचारी हैं उनको सैटरडे संडे दोनों मिल जाता है। तो मैं कहूँगा सैटरडे संडे का पूरा उपयोग करें, अगर इधर उधर टाइम बेकार करने से कोई फ़ायदा नहीं है आपको। अगर आप लगना चाहते हैं तब, अगर लगे हैं तो, नहीं लगे कोई बात नहीं, दुनिया चल रही है, सब चलेंगे उसी लेंथ में तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जब लग गए हैं तो उसका उपयोग करिए पूरा का पूरा। तो यही मेरा सफ़र है, बहुत कठिन रहा लेकिन आज चयन हो गया तो बहुत खुशी है। वो एहसास नहीं होता कि भाई परिश्रम जो करेगा वो पाएगा। एक चीज़ है, मेहनत करने वालों को कभी निराशा हाथ नहीं लगती। अगर आप सही दिशा में प्रयास कर रहे हैं तो आपको ज़रूर सफलता मिलेगी। तो युवाओं को, तैयारी करने वालों को एक ही चीज़ है कि आप अपने लक्ष्य को एकदम से साफ रखिए, क्लियर रखिए, अपने एम को क्लियर रखिए कि मुझे करना क्या है। ये नहीं कि गलत यानी कि अलग अलग चीज़ों में नहीं फंसिए। अगर आपको ये है कि घर से फाइनेंशियल सपोर्ट अच्छा नहीं मिल पा रहा है, छोटा चीज़ ही जॉब ले लीजिए। मैं भी किया, इतने साल कांस्टेबल का जॉब किया, तो आप भी छोटा चीज़ ले लीजिए। सपना देख रहे हैं ठीक है, बड़े चीज़ का UPSC UPPCS के लिए अच्छी चीज़ है। अगर आप उतना प्रिपेयर हैं, तैयार हैं तो ठीक है, 1-2 अटेम्प्ट में क्लियर कर लीजिए। अगर तैयार नहीं है, अब है आपको कि मुझे करना है, तो पहले छोटी चीज़ ले करके सेटल जाए। अगर घर वाले सपोर्ट, भाई हर घर का उतना तो फाइनेंशियल सपोर्ट रहता नहीं है कि भाई कि आपको हमेशा दे पावे, तो आप छोटा जॉब ले करके सेटल हो जाइए। उसके बाद समय का पूरा उपयोग करिए। तो युवाओं को मेरा एक ही संदेश है कि एक लक्ष्य निर्धारित करिए और उस पर आत्मविश्वास के साथ, दृढ़ता के साथ, एकदम से दृढ़ संकल्पित होकर लगे रहिए, आपको ज़रूर सफलता मिलेगी।
और यही मेरी छोटी सी कहानी है, और इसी तरह की कहानियों को देखने के लिए दिल्ली नॉलेज ट्रैक देखते रहिए। धन्यवाद।